हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री टाइम में। और मैं राकेश कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा टॉपिक अभी चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। 3 लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 4th लेक्चर। तो हल्के हल्के हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ेंगी तो चैप्टर और इम्पोर्टेंट होता जाएगा। क्योंकि अभी जो है हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी है इसमें केमिकल काइनेटिक्स में, रासायनिक बलगतिकी में जो है स्टार्टिंग का पोर्शन कंप्लीट किया है, जो कि बिल्कुल बेसिक था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि वेग, जैसे आप लोग वेग के बारे में पढ़ चुके हैं कि वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वेग को प्रभावित करते हैं। वेग को प्रभावित करने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपकी रनिंग में कौन कौन सी चीज़ें रुकावट आए। ऐसी इसी प्रकार से अब यहाँ क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं रासायनिक रिएक्शन, यानी कोई रासायनिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन की जो वेग है यानी स्पीड है, रिएक्शन के होने की जो स्पीड है, उस स्पीड को कौन कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट करने का मतलब है या तो उस स्पीड को बढ़ाता हो या फिर उस स्पीड को कम करता हो। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। आज को जो हमारा लेक्चर है वो पूरा फैक्टर के बेस्ड है, फैक्टर पे बेस्ड। अब फैक्टर पे कैसे हमें पता चलेगा कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है नहीं करता है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। देखिए, जो कारक होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर जो है या तो वो इंक्रीज करे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, लेकिन फैक्टर तो है ना। मान लीजिए जैसे आपका कुछ, आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं और किसी रिएक्शन को आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन जल्दी हो जाए। कोई रिएक्शन है और वो रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है, मतलब 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन या फिर 1 साल में कंप्लीट होती है, और आपको जो है उसकी ज़रूरत है कल। तो आप क्या चाहेंगे? आप ये चाहेंगे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जिससे क्या हो, ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाए, यानी 10 दिन के बदले हमें 1 ही दिन में मिल जाए, कुछ घंटों में कुछ मिनटों में। तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा मिलाना होगा। जब कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस मिलाएंगे तो एक्स्ट्रा मिलाने के लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलाकर उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसी रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, आप चाहते हैं कि वो रिएक्शन फास्ट ना हो, स्लो हो। जैसे मान लीजिए आप कोई सब्सटेंस या कुछ भी कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए, कोई केमिकल खरीद के लाए, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो मान लीजिए वाटर से रिएक्ट करके या फिर वायु से, हवा से रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बना लेता है। तो आप क्या चाहेंगे? आप तो ये लेके आए ना कि हमें, मतलब मान लीजिए आप मार्कर लेके आए, और मार्कर जो है, आप आज मार्कर लेके आओ, कल ये मार्कर ना रहे कुछ और बन जाए। तो आप क्या चाहेंगे कि कुछ और बन जाए? आपके लिए तो काम का क्या था, मार्कर। तो हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन हो ना, तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए कुछ उसमें ऐसा मिलाया जाएगा कि जिससे रिएक्शन रुक जाए, यानी जो फास्ट रिएक्शन है वो स्लो हो जाए। तो स्लो करने के लिए भी कुछ सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, जैसे कैटालिस्ट डालते हैं या फिर कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, टेम्परेचर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे इसका अगर आप नेचर से एग्जाम्पल देखें, देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कंपाउंड है, बहुत सारी गैसें हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसे एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, O2 है, CO2 है, मतलब बहुत सारे कंपाउंड हैं। उसके बाद भी आप लोगों ने अगर नोट किया हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ऐसा होता, जैसे हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो फैक्टर से क्या मतलब है वो आप समझिए। अगर ऐसा हो कि ये O2 और H2 आपस में रिएक्ट करके, देखिए आप लोग सब लोगों ने आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं, H2O, तो H2O किन चीजों से मिलकर बना है? पानी जो है वो किन चीजों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे अगर इसकी रिएक्शन हम किसी से ही पूछें, कोई भी बच्चा, अगर आप 9th क्लास के बिल्कुल टुच्चे से बच्चे से ही पूछेंगे ना कि वाटर बताओ कैसे बनता है, तो वो भी आपको बता देगा कि H2 और O2 की रिएक्शन करा दीजिए, वाटर की और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दीजिए, जिससे क्या होगा, H2O बन जाएगा। वो बात अलग है कि इसको बैलेंस करेंगे, हम बैलेंस कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खुद सोचिए, ऐसा होता नहीं है ना। एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारा ऑक्सीजन है और बहुत हाइड्रोजन है, लेकिन उसके बाद भी एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन कहाँ हो रही है? अगर ऐसा होता तो हमारे चारों तरफ वाटर ही वाटर होता, चारों तरफ पानी। अगर इस तरीके की कोई रिएक्शन होती होती तो चारों तरफ पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब ऑक्सीजन खत्म हो जाती, और सब ऑक्सीजन खत्म हो जाती तो हम लोग भी मर चुके होते अब तक। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हमें मिलती नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता है कितनी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हम कार्बन की अगर बात करें, तो कार्बन कार्बन जो है अगर O2 से रिएक्ट कर ले तो वो CO2 बना लेगा, ये भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों? H2 जो है हाइड्रोजन गैस, या फिर N2 जो है O2 से रिएक्ट करके कुछ क्यों नहीं बना लेता? NO बना ले, ये NO2 बना ले, ये रिएक्शन क्यों नहीं होती है? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होती है, तो इन रिएक्शन के ना होने का कोई रीजन होगा। उन रीजनों को हमें पढ़ना है कि रिएक्शन क्यों नहीं होती। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सभी रिएक्शन, जितने भी इस दुनिया में जो भी रिएक्शन होती है, उन सब रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर
देखिए सभी रिएक्शन के लिए फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है। ये रिएक्शन किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा, वो कैटालिस्ट की प्रेजेंस होना चाहिए, यानी उत्प्रेरक इसके लिए फिक्स होगा हर एक रिएक्शन के लिए। प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक, और प्रेशर, और उसके बाद इनकी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको इफेक्ट करने के लिए अगर इस रिएक्शन के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए, आप खुद सोचिए H2 और O2 जो है आपस में मिलकर रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सा है। देखिए किसी भी रिएक्शन में दो चीजें होती है, कुछ बॉन्ड बनते हैं और कुछ बॉन्ड टूटते हैं। तो बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना हम यही पढ़ते हैं पूरी केमिस्ट्री में, इसके अलावा पूरी केमिस्ट्री में हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ बॉन्ड का बनना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जब आपस में टूटेगा तभी तो ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ेगा ना। तो हाइड्रोजन के टूटने के लिए, यानी बॉन्ड आप तोड़ रहे हैं, तो बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो बॉन्ड के तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी होगी, और जब कुछ एनर्जी देनी होगी तो एनर्जी प्रोवाइड कराना होगा यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि इस एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं उनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उनके बॉन्डों को तोड़ने के लिए हमारे पास एटमॉस्फेयर में उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं है, उतनी एनर्जी उपलब्ध नहीं है, यानी टेम्परेचर नहीं उतना। अगर टेम्परेचर उसको उतना मिल जाए तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए ये रिएक्शन हो नहीं पाती है, ना तो वहां पे टेम्परेचर है, ना उतना प्रेशर है, और ना ही वहां पे कोई कैटलिस्ट है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करा दे। अगर होती भी होंगी ये रिएक्शन तो इतनी स्लो होती है कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। और ये रिएक्शन होती भी है तो बहुत स्लो होती है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कंपाउंड है वो अपना बैलेंस है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा? फैक्टर, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, यानी इफेक्ट करते हैं, यानी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो स्पीड जो है उस स्पीड को बढ़ाए या घटाए। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो मैंने आपको बताया टेम्परेचर है, कैटलिस्ट है और प्रेशर है। मेन जो है ये तीन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक है कंसेंट्रेशन, सांद्रता। कंसेंट्रेशन जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सांद्रता, किसी भी सब्सटेंस की सांद्रता बढ़ाने से कैसे, मतलब स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा यही है, इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये फैक्टर जो है हर जगह लगेगा। आप ऑर्गेनिक पढ़ लो, फिजिकल पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, ये जो फैक्टर है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब ये नहीं है फिजिकल पढ़ रहे हैं आप। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब है आप रिएक्शन की काइनेटिक्स पढ़ रहे हो। रिएक्शन की काइनेटिक्स का मतलब है कोई भी रिएक्शन कितने स्पीड से होगी, स्लो होगी, फास्ट होगी, इस स्पीड को तेज करने के लिए क्या करना होगा, स्लो करने के लिए क्या करना होगा, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम क्या है, फिजिकल पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल का मतलब ये नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। फिजिकल को लोग मतलब फिजिकल की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन क्या आप रिएक्शन की तो स्टडी कर रहे हो? रिएक्शन की स्टडी का मतलब क्या है? रिएक्शन की स्टडी कर रहा है तो रिएक्शन तो इनऑर्गेनिक में भी है, ऑर्गेनिक में भी है और फिजिकल में भी है। तो हम रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स हेल्प करेगा कि कोई रिएक्शन कैसे होगी, कितने फास्ट होगी, कितने स्लो होगी, इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन सा कैटलिस्ट डालें, कितना टेम्परेचर रखें। तो ये सारी चीजें जो है, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर और कंसेंट्रेशन, ये चार फैक्टर जो है मेजर फैक्टर है। इन चार फैक्टर पे बहुत डिपेंड करता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कि कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया, किसी रिएक्शन को फास्ट कराना है तो क्या करेंगे, स्लो कराना है तो क्या करेंगे। तो एक एक करके हम इनके फैक्टर पढ़ेंगे आज। कौन कौन से फैक्टर है ये? जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई भी रिएक्शन जो है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। जनरली टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ती है। अब कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, जैसे उत्प्रेरक की अगर हम बात करें तो उत्प्रेरक भी जो है कई प्रकार के हैं। उत्प्रेरक की अगर हम स्टडी करते हैं तो उत्प्रेरक ऐसा नहीं कि हर एक उत्प्रेरक रिएक्शन को बढ़ाता ही है, कुछ उत्प्रेरक ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड घटाते हैं। तो हम डिजायर, जैसा हमें चाहिए, जैसी हमारी इच्छा होगी, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन फास्ट करानी है तो हम उसमें उसी तरीके का कोई कैटलिस्ट डालेंगे ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन स्लो करानी है तो हम उसमें ऐसा कोई कैटलिस्ट डाल देते हैं जो इससे रिएक्शन स्लो हो जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी आप डाल देंगे, हर एक रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट फिक्स होता है, हर एक रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट फिक्स है, यानी उत्प्रेरक जो है फिक्स है। प्रेशर, तो प्रेशर भी हर एक रिएक्शन के लिए फिक्स है। हर एक रिएक्शन, ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी है, आप चाहे जितना चाहे उतना मतलब प्रेशर वहां रख देंगे। तो प्रेशर भी अलग अलग है, वेरी करता है। तो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट और प्रेशर, तो हम एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे। अब जो है हमारा चैप्टर पूरी तरीके से मतलब स्टार्ट है, हल्के हल्के हम चैप्टर के बीच वाले पोर्शन में पहुंच चुके हैं। तो यहीं से चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को चार चीजें बताई, सांद्रता, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, और कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, टेम्परेचर और प्रेशर, ये चार चीजें हैं। चार चीजें जो है ये चार फैक्टर है, यानी चार कारक है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं।
अब इनमें से फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट कौन सा है, सांद्रता। हम सांद्रता की बात कर लेते हैं। तो आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़ के आए, फर्स्ट ईयर में एक रूल है द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है वो। द्रव अनुपाती क्रिया का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड है, गोल्डबर्ग तथा बागे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो क्या होता है वो रूल हम देखते हैं। द्रव अनुपाती क्रिया का नियम जो है वो क्या नियम है, गोल्डबर्ग तथा बागे ने ये कहा था, किसी पदार्थ यानी किसी सब्सटेंस के क्रिया की दर, कोई पदार्थ की जब बात करेंगे सॉरी, जब किसी पदार्थ की क्रिया की दर बात करेंगे तो हम देखिए क्या कहते हैं। उनने ये कहा कि किसी पदार्थ के क्रिया की दर, किसी पदार्थ के क्रिया की दर, तो दर जो होती है यानी किसी सब्सटेंस के रिएक्ट करने की जो स्पीड है, दर जो है वो क्या है, किसके समानुपाती, उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान, उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान, और सक्रिय द्रव्यमान को हम ब्रैकेट में रखते हैं, बड़ी ब्रैकेट में, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान। देखिए गोल्डबर्ग तथा बागे ने जो नियम दिया था, कौन सा नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। ये रूल आपको आना चाहिए क्योंकि इस रूल का बहुत ज्यादा यूज होगा केमिकल काइनेटिक्स में, और ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ के आए होंगे। तो किसी पदार्थ के क्रिया की दर जो होती है वो सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो ये बात तो हो गई सब्सटेंस के लिए, लेकिन हमें सब्सटेंस नहीं पढ़ना क्योंकि सब्सटेंस थोड़ा यहाँ पर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर किसी रिएक्शन के लिए अगर ये रूल फॉलो कराना हो हमें, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं ने ये बात भी कही कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है जैसे A+B और इससे बनना P, तो इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे इसका रूल लिखना हो, गोल्डबर्ग तथा बागे का द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, तो इसके लिए भी जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है, किसी पदार्थ के क्रिया की दर जो है उसके सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है, फिर सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती है। तो इसी तरीके से जब अभिक्रिया के लिए ये रूल फॉलो कराएंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया, पदार्थ की जगह क्या आ जाएगा, अभिक्रिया। तो अभिक्रिया यानी रिएक्शन, अभिक्रिया के क्रिया की दर वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है किसके, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान यानी अभिकारक कौन कौन से, A इंटू B, इनके गुणनफल के अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो ये गोल्डबर्ग तथा बागे ने एक रूल दिया था, वो रूल था किसके लिए, पदार्थ के लिए और रिएक्शन के लिए। इस रूल को ही हम फॉलो करा के रेट लॉ पढ़ेंगे। एक रेट लॉ है, जैसे यहाँ समानुपाती का निशान है, जब हम समानुपाती का निशान हटा देंगे तो दर की तो बात कर रहा है, और हमारे चैप्टर में भी दर की बात हो रही है, जो हमारा टॉपिक है वो भी किससे रिलेटेड है, रेट से ही, दर। तो अगर मैं यहाँ समानुपाती का निशान हटाऊं तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट की जब हम बात करेंगे तो उसे कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो इसी तरीके से ये रूल हो गया किसके लिए, सब्सटेंस के लिए और रिएक्शन के लिए। तो ये इसी को हम कहते हैं बेग रूल भी। बेग रूल भी यही है, कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा और ऐड करने से बेग रूल बन जाएगा ये, ठीक। तो ये हो गया द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। अगला देखिए कौन सा है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं बेग नियम। बेग नियम क्या है वो देख लीजिए। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसके लिए अगर हमें बेग नियम लिखना हो तो वो क्या होता है, बेग रूल क्या है वो देखिए, आइए देखते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम आप लोगों को समझ में आया होगा। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है, किसी पदार्थ की क्रिया की दर या फिर किसी अभिक्रिया की क्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों की समानुपाती होती है, ठीक। अगर हम किसी रिएक्शन के लिए बेग रूल लिखें, बेग रूल, रेट लॉ लिखना बड़ा आसान है। रेट लॉ यानी बेग नियम, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए किसी भी रिएक्शन के लिए आपको रेट लॉ लिखना हो, किसी भी रिएक्शन के लिए आपको रेट लॉ लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन मान लीजिए, फिर से वही A+B और यहाँ मान लेते हैं प्रोडक्ट P। लेकिन मैं इस बार जो है कोई कांस्टेंट ले रहा हूँ, इनमें स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट यानी इनके मल्टीप्लाई में हम कुछ कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पर B है और यहाँ मान लीजिए C, ठीक। मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना है, तो रेट जो है यानी दर, रेट की बात करनी है। R जो होगा, R वो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट यानी एक्टिव मास, दोनों रिएक्टेंट के एक्टिव मास, और जो इसके इनटू में होगा वो कुछ सम पावर। अब जो हम सम पावर क्या लिखते हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे x और y। दर जो लिखेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए, जब रेट लॉ लिखेंगे तो R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के यानी अभिकारकों के एक्टिव मास का मल्टीप्लाई और इनकी कुछ सम पावर,
कोई भी पावर हो सकती है एक्स और वाई। इसी से अभी हम आगे जाके कोटि की बात करेंगे, ऑर्डर क्या होता है, कोटि क्या है, ये सारे टॉपिक पढ़ लें तो ये यहीं से रिलेटेड है। किसी भी रिएक्शन के लिए जब आपको रेट लॉ लिखना होगा तो रेट लॉ लिखने के लिए कुछ नहीं करना, रेट आर की जब बात करेंगे दर्ज होगा तो जो भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के एक्टिव मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उनकी कुछ सम पावर हो जाएगी, कोई पावर होगी कुछ भी तो वो होगी, ठीक है। फिर यहाँ से अगर मैं समानुपाती का निशान हटाऊंगा तो यहाँ पे रेट कोई कांस्टेंट आ जाएगा, के मान लीजिए, तो ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर बाई। यहाँ जो एक्स और बाई जो है वो ए और बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक्स और बाई जो है वो ए और बी के बराबर होगा भी और नहीं भी होगा, एक्स और बाई ए और बी के बराबर होगा भी या नहीं होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखते हैं तो इसी प्रकार से लिखेंगे हम, कुछ पावर, अगर मैं इन पावरों को ऐड कर दूं रेट लॉ लिखने के बाद, अगर इसी पावर को मैं ऐड कर दूं तो इसी को कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर कुछ नहीं है, ऑर्डर इज नथिंग, एक जस्ट सिर्फ क्या है, कोटि। ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं कोटि। कोटि जो है सिर्फ एक मैथमेटिकल नंबर है, मैथमेटिकल नंबर है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, nth कोटि की अभिक्रिया, बहुत तरीके की रिएक्शन है। मतलब हम nth तक तो पॉसिबल है नहीं, बहुत से लोग पढ़ लेते हैं कि nth कोटि की अभिक्रिया, लेकिन nth कोटि की अभिक्रिया जो है होती नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? nth कोटि तक की जाने के लिए मतलब इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं हम, मैक्सिमम जो है थर्ड कोटि तक पढ़ पाते हैं, थर्ड कोटि से ऊपर जो है पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, उतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो इसी को अगर हम ऐड कर दें, अगर मान लीजिए x प्लस वाई अगर मैं लिख दूं तो इन्हीं का जो टोटल आएगा वही क्या बताता है, ऑर्डर। ऑर्डर हम इसके लिए अलग से पढ़ेंगे, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर या फिर कोटि, ठीक है। तो हमारा आज रेट लॉ हो गया। बेग नियम, बेग नियम क्या है, किसी रेट जब लिखते हैं तो अभिकारकों के एक्टिव मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनकी कुछ पावर लगा दीजिए। अब ये पावर जो है ये 0 भी हो सकती है, 1 भी, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, XY Z, और बल्कि फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, 1/2 1/3 1/4 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है इनका अगर मैं समेशन कर दूं x प्लस वाई, तो ये जो निकल के आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसी को हम कहते हैं ऑर्डर, यानी कोटि। कोटि क्या है, कोटि जो है सिर्फ एक मैथमेटिकल नंबर है। कैसे आता है, मैं इसको एक्सपेरिमेंट, और ऑर्डर कुछ ऐसा नहीं कि फिक्स है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंट वैल्यू है। किसी रिएक्शन को देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये शून्य कोटि की होगी या फिर प्रथम कोटि की होगी। ये जो है ये एक प्रैक्टिकल डाटा है, प्रैक्टिकली ही निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे आता है। देखिए ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल आता है, ऑर्डर हम चेक करते हैं कंसंट्रेशन को चेंज करके। अगर कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है, अगर दोनों के बढ़ाने से अगर चेंज हो तो सेकेंड ऑर्डर, अगर एक के बढ़ाने से चेंज हो तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर ना हो तो जीरो ऑर्डर। अगर किसी की भी रेट बढ़ाने से, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने से इनका रेट चेंज नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है कंसंट्रेशन, जो है इफेक्ट करता है, मतलब बढ़ाता है या फिर घटाता है। कैसे बढ़ाता है कैसे घटाता है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और हमें पता चलेगा किस तरीके से बढ़ाता है। तो ये आज का जो टॉपिक था वो था कंसंट्रेशन से रिलेटेड। कंसंट्रेशन की हमने बात की, सांद्रता, यानी सांद्रता के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा, चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं, ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का टॉपिक जो है आज नहीं, हम नेक्स्ट किसी दिन पढ़ेंगे स्पेशल, ऑर्डर के लिए मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ऑर्डर की बात नहीं करते हैं, अब हम आज सिर्फ कंसंट्रेशन की ही बात कर लेते हैं। देखिए किसी भी रिएक्शन की अगर ऑर्डर की अगर बात की जाएगी ना, तो ऑर्डर जो है एक सिर्फ मैथमेटिकल नंबर है, और मैथमेटिकल नंबर है और ये प्रैक्टिकल डाटा है, प्रैक्टिकली करके ही हम बता सकते हैं। किसी रिएक्शन को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि जीरो ऑर्डर होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी, या फिर थर्ड ऑर्डर है, एनथ ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, ये आप किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। तो ये क्या है, मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल नंबर है और एक्सपेरिमेंट से ही आता है। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, हम इनकी कंसंट्रेशन को चेंज कर करके देखते हैं, चेंज करने से, और फिर इसके रेट को चेक करते हैं कि चेंज करने से रेट पे इफेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। अगर जब एक भी कंसंट्रेशन, मतलब किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंसंट्रेशन चेंज करती है लेकिन रेट जैसा है वैसा है, तो हम कहते हैं जीरो ऑर्डर है, ठीक है। अगर एक पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर एक की कंसंट्रेशन चेंज करने से इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, अगर दोनों से इफेक्ट पड़ रहा है तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर। तो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, लेकिन हम निकालते हैं जब न्यूमेरिकल करेंगे या क्वेश्चन करेंगे तो हम वहां देखेंगे ऑर्डर कैसे आता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, फैक्टर। और फैक्टर में आज हमने कौन सा फैक्टर पढ़ा है, सिर्फ कंसंट्रेशन की बात की। कंसंट्रेशन में मैंने आपको बताया, जैसे अगर इसके ए लिख लें और यहाँ पर बी लिख लें, तो अगर मुझे रेट लिखना हो तो रेट क्या है, रेट के इंटू ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई,
यानी इसके कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसकी कुछ पावर होगी। अगर मैं इन पावरों को ऐड कर दूं, x प्लस वाई कर दूं, तो जो निकल के आएगा वही क्या आता है, ऑर्डर, ऑर्डर है, यानी कोटि, कोटि की बात करेंगे। मैं अगला नेक्स्ट टॉपिक जो कराऊंगा तो कोटि और उसमें मॉलिक्युलरिटी ये सब पढ़ाएंगे, तब वहाँ स्पेशल हम ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ के क्या है, के की अगर हम बात करें तो वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, ठीक, रेट कांस्टेंट इसे कहते हैं इंग्लिश में, वेग स्थिरांक। तो आज का टॉपिक जो हमारा कंसंट्रेशन से रिलेटेड था। टेम्परेचर की जब बात करेंगे तो टेम्परेचर हम स्पेशली पढ़ेंगे ग्राफ बना के, ग्राफ से हम समझेंगे टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट पड़ता है। जनरली किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट ही होती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है टेम्परेचर। फिर प्रेशर की बात कर लेंगे, प्रेशर भी, प्रेशर से भी जनरली प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। मेन जो है कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट वाला टॉपिक जो है, उत्प्रेरक, यानी उत्प्रेरक वाला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मान लीजिए, समझिए कि इस पूरे चैप्टर की जो है वो मेन वही है, वहीं से सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी वहीं से बनते हैं। मतलब अरेनियस इक्वेशन आ जाएगी वहां पर, फिर टेम्परेचर का फैक्टर वहीं लग जाएगा, ग्राफ भी हम वहीं से पढ़ते हैं और उसका यूज बहुत ज्यादा है। कैटलिस्ट का कैसे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है घटता है वो सब हम पढ़ने जा रहे हैं वहां पर। तो कैटलिस्ट वाला टॉपिक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी और कैटलिस्ट से किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या फिर घटता है ये देखेंगे। तो आज का टॉपिक कंसंट्रेशन फैक्टर में हमने पढ़ा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चीज देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमसे और उन लोगों को भी फायदा हो। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से जो है सब लोगों की पढ़ाई एक तरीके से बंद है, सब चीज बंद हो चुकी है, कोचिंग क्लास अभी सब ऑफ है एक तरीके से, कॉलेज भी बंद है। तो घर में रह के सभी लोग पढ़ें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो अपने फ्रेंड्स को और जितने भी आपके जानने वाले हैं उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हो सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।